जय हिंद, नमस्कार और इंडियन पर्सपेक्टिव पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंबर जैदी और मेरे साथ में हैं कर्नल दानवीर सिंह। जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया। कर्नल साहब, हम सब ने देखा फारूक अब्दुल्ला ने, क्योंकि आजकल हमको पता है कि मानसून सत्र चल रहा है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमें ये संसद में बयान सुनने को मिल रहे हैं। और कल जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने बात रखी अपने बयान में, उन्होंने मोदी सरकार को भी निशाना बनाया और उन्होंने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि ना तो ये जिस तरह से कश्मीर के को लेके भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने जो प्रेशर बनाया है कि अगर दम है तो जंग कर लो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, चाहे पड़ोसी कैसा हो, वो बात अलग है। लेकिन एक मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कर्नल साहब कि अभी 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से यही नैरेटिव उठ रहा था कि इंडिया से रिश्ते सुधारने चाहिए। शहबाज शरीफ ने बयान दिया था और उनके जो मसूद खान जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और यूएस में है, उन्होंने भी ये बात कही। लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात आ रही है और फिर आप ये भी बात करें। आप इसको कुछ देख रहे हैं कि क्या जो पाकिस्तान के दिल में है वो फारूक अब्दुल्ला की जुबान पे नजर आ रहा है? कोई कनेक्शन समझ में आता है? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप मुझसे ज्यादा समझते हैं इन चीजों को। देखिए, नहीं खैर, हम लोग सब चिंतन करने वाले लोग हैं और एक दूसरे से ही हम लोग समझते हैं और किसी अंडरस्टैंडिंग पर आकर खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला का जो ये बयान था, उसमें पॉलिटिक्स भी थी और उसके अंदर हिस्ट्री भी थी। पॉलिटिक्स आ जाती है जब वो बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। फारूक अब्दुल्ला के जो वालिद थे शेख अब्दुल्ला, वो सॉफ्ट इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना उन्होंने शुरू किया 50s में, 54 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब नेहरू ने पकड़ के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। उससे पहले ये सदर रियासत और वजीर आजम और ये इस तरीके से इनके अपॉइंटमेंट्स होते थे। और ये एक बेसिकली जैसे पाकिस्तान वाले पीओके को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसी तरीके से ये भी एक किस्म के उसी तरीके से था, लेकिन इंडियन प्रोटेक्शन में, कि इसकी जो डिफेंस होगी, इसकी जो पोस्टल होगी और करेंसी होगी, वो इंडियन यूनियन के हिसाब से चलेगी। बाकी सारे मैटर्स ये अपने तरीके से रिजॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जब शेख अब्दुल्ला ने इस तरीके के इंक्लेशंस दिए कि वो आज़ादी घोषित कर सकते हैं और वगैरह वगैरह, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब दरअसल ये जब ये आज़ादी का ये जो कीड़ा है, ये इनको इनके वाले साहब से मिला और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी की बहुत हेल्प करी थी जब पाकिस्तानी रेडर्स आ रहे थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि वो महाराजा हरि सिंह के बाद वो एक असली उत्तराधिकारी बने, वो इस रियासत के राजा बने या इस रियासत के गांधी बने। और वो कतई नहीं चाहते थे कि इसका इंडिया में विलय हो। दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये जो इंडिपेंडेंस वाला जो एंगल है कि जी महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि इंडिपेंडेंट हो और इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन हो, पाकिस्तान से भी हो, लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का उल्लंघन करके हमला कर दिया, तो मजबूरी में उनको यहाँ पे आना पड़ा, वगैरह वगैरह। तो ये जो कहानी इन्होंने बनाई है, ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बेसिकली अपना हित ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए ये 370 के इतने जबरदस्त हितैषी रहे हैं, क्योंकि इनको उस तरीके का एहसास होता था जो सपना किसी समय शेख अब्दुल्ला ने लिया था। और धारा 370 अगर बनी रहती तो कहीं ना कहीं वो आज़ादी का जो सपना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लिए हुए थे, जिस सपने की वजह से इतनी बड़ी तहरीक चली कश्मीर में और जिसका पाकिस्तान ने एक गलत फायदा उठाया, ये चाहते हैं कि वो फिर से वापस आ जाए, क्योंकि इनमें ये अपना निजी फायदा इसमें ढूंढते हैं। जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख भी रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के बयान को, तो उनके बयान में उनके उनके जो दिल की बात है वो ज्यादा समझ में आती है कि वो अभी भी उसी
ओल्ड जो नैरेटिव है उसको ही आगे वो बढ़ाना चाहते हैं, उसी को अभी भी पैडल करना चाहते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि अब वो पूरा जो सियासी उनका घालमेल था वो सब फेल हो चुका है कश्मीर में, क्योंकि इसमें अभी इसमें 5 एक अगस्त 2019 को, जी आप कुछ कह रहे जी हैं? अंबर, उससे पहले कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो आजादी की जो तहरीक चली थी कश्मीर के अंदर, ये लाल चौक से चली थी और श्रीनगर डाउनटाउन के अंदर एक बहुत बड़ी अक्सरियत थी जो सैयद गिलानी के सपोर्टर थे। और सैयद गिलानी, सैयद क्या नाम था उनका, सैयद रजा शाह गिलानी। हाँ, तो गिलानी का एक बहुत ही फेमस वीडियो आपने देखा होगा कि हम बदमाश हैं और बदमाश हमारा वतन है, इस तरीके से। तो वो बहुत जबरदस्त उसकी नौहाटा इलाके में और वो जामा मस्जिद के आसपास के जो मोहल्ले हैं वहां पर एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट बेस था और सिर्फ वहीं पे ये गिलानी का सपोर्ट बेस था। तो जब ये इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि कहीं ना कि वहां पर जहां पर आज की तारीख में भी फारूक अब्दुल्ला वहां पर जा नहीं सकते, उनकी मार लग जाएगी, पिटाई हो जाएगी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के हाथ जो हैं कश्मीरियों के खून में सने हुए हैं। ये याद रहे कि जो टिपिंग पॉइंट था वो राजीव गांधी और यही फारूक अब्दुल्ला के बीच का जो जो खतरनाक जो खेल इन्होंने खेला था, उसी की वजह से लोग नाराज हो गए और लोग पार चले गए और AK-47 लेके आए, जिसके चलते हजारों हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। कुछ गलत फहमी में, कुछ दोनों तरफ से बीच में आके पिस गए और बहुत ज्यादा तंगी और बहुत ज्यादा आप सोच नहीं सकते कि कितने बहरान से गुजरा है कश्मीर। और आज जब कश्मीर नई सांस लेने के प्रयास कर रहा है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट, जी बोलिए। जी, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो 2019 तक कहें, 5 अगस्त 2019 की बात करें, क्योंकि अभी हमने 4 साल पूरे किए हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मतलब कहा जाए तो उससे पहले तक जो कश्मीर में भारत की पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं या वो एक असफल पॉलिसी के रूप में देखी जा सकती है भारत की कश्मीर नीति। आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि जिस तरह से 100%। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिस तरह से मुसलमान कश्मीरियों को भी आतंकवाद का शिकार बनाया गया, पूरे ही कश्मीर को आतंक से गुजरना पड़ा, तो 100% एक तरह से पूरी पॉलिसी ये धारा 370 नेहरू साहब लेके आए। और उससे पहले जब कश्मीर को पाकिस्तानियों से आज़ाद कराना था उनके रेडर से, जनरल थिमैया नेहरू को रिक्वेस्ट करते रह गए कि मेरे को 2 ब्रिगेड दे दो, एक पुंछ साइड में और एक मेरे को उड़ी साइड में दे दो, मैं इनको मुजफ्फराबाद के परे धकेल के आ जाऊंगा। उस समय भारतीय फौजें जीत रही थी, पाकिस्तानी फौजें दौड़ रही थी, भाग रही थी, जान बचा रही थी। नेहरू ने थिमैया की बात नहीं मानी, नेहरू जी ने, सॉरी, और वो पहुंच गए यूनाइटेड नेशंस। गए तो अच्छी मंशा से थे, उनको लग रहा था कि यूनाइटेड नेशन जाएंगे, नया नया यूनाइटेड नेशन बना है, लड़ाई से पूरी दुनिया ऊब गई है और शायद नेहरू की बात मानेंगे और वो पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे कि इलाके को खाली कर दें, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हुआ। तो अगर अब हम हाइंडसाइड पे देखते हैं कि कितनी बड़ी नेहरू जी ने गलती कर दी, लेकिन वो, मैं यहाँ पे फिर अंडरलाइन करता हूँ कि गए अब बेचारे अच्छी मंशा से थे, लेकिन उनका इतना विजन नहीं था, इतना विजन नहीं था। लोग कई लोग इससे सहमत भी होंगे कि अरे नेहरू जी का विजन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और अगर थिमैया की, जनरल थिमैया जो इस पूरे ऑपरेशन रेस्क्यू था इसका नाम, की बात मान लेते तो आज ये कोई आज़ाद वजूद कश्मीर और ये फ्रॉड बाजी जो है ये ना होती। वहाँ के बाशिंदों के आप कितने वीडियोस देखेंगे जो जिसमें लोग गुहार लगाते हैं कि भाई इंडिया हमको अपने में जोड़ ले, जिससे कि हम भी खुशहाली का मुंह देखें। तो इस तरीके का वो ना होता।
तो हमारी पॉलिसीज कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा खराब रही हैं। स्पेशली ये जो आर्टिकल 370 जो हम बीच में लेके आ गए, ये दरअसल हमने जो आजादी के कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी तमन्ना थी कि हमें आजाद होना चाहिए, और उसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी 1938 का शायद वो वाकया है जिसमें जिसको ये कोई एक बहुत बड़ा डे भी मनाते हैं कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जिसमें महाराजा के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया और महाराजा की फौजों ने गोली चलाई जिसमें कुछ लोग मारे गए। तो एक कोई नाम देते हैं ये लोग। तो ये वहीं से ही एक तमन्ना थी इंडिपेंडेंस की। तो देखिए, तमन्ना तो सबकी होती है, हम सब चाहते हैं कि हम सब आजाद हो जाएं, कोई हम पे कोई रोक टोक और कोई कुछ ना हो और सब अपने अपने राजा हो जाएं, लेकिन ऐसे चलता नहीं है, ना देश चलता है ना समाज चलता है, और ऐसे कुछ चलता नहीं है। और ये भी याद रखें अंबर कि अगर पाकिस्तान के पास एक कश्मीर चले जाता, इनफैक्ट ये मैं इसको ऐसे, अगर ये मान लो कि सरदार पटेल मान लेते कि ठीक है भाई कश्मीर को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का, तुम मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो, तो ये आप में से लिख के ले लीजिए, अभी तालिबान यहाँ बैठा होता, तालिबान बैठा होता, और ये जो कश्मीरी लोग हैं इनकी जो ये शॉल और कारपेट और ये सब गैर इस्लामिक करार दे दी जाती, और शिकारे बंद हो जाते और इनका भूत बन जाता, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉक्सी से काम करता है, तालिबान पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। तो ये हश्र होता, और ये मैं अंदर खाने कश्मीरी ये बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं, सारे कश्मीरी अच्छी तरह समझते हैं कि ये कश्मीर ऐसा ना होता जैसा आज के तारीख। अगर आपको कश्मीर जिस भी हालत में दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हम लोगों के साथ में है, और वहां पे और एक पॉइंट में, जितनी मैंने कहानी सुना दी, एक पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैंने कश्मीर के अंदर तकरीबन 10 साल नौकरी करी है, और उस समय नौकरी करी है जब बहुत जबरदस्त बहरान था, आग लगी हुई थी कश्मीर में, और इतना आतंकवाद था कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उस समय भी बहुत कम परसेंटेज थी जो पाकिस्तान परस्त थी, और उस समय भी 20 से 30% कश्मीरी थे जिनको लगता था कि हमें इंडिया के साथ रहना चाहिए। हाँ, वो बात और है कि 65-70% लोग आजादी के सपने बुने हुए थे उन लोगों ने, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये आजादी के जो सपने लिए जो लोग घूम रहे थे, जिनको बरगला दिया गया था, वो धीरे धीरे वो होश में आ गए। और आज की तारीख में ये ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, और पाकिस्तान को तो ये लोग नफरत करते हैं, मैं आपको बता दूं। बारिंग दैट स्मॉल एरिया जो मैंने बोला कि ओल्ड डाउनटाउन श्रीनगर का नवादा का इलाका, जामा मस्जिद का इलाका, जहां पर गिलानी की थोड़ी चलती थी और उसकी पकड़ थी, बारिंग दैट पूरे कश्मीर में कोई पाकिस्तान परस्त नहीं है। और यहाँ के लोग भी अब पाकिस्तान परस्त उतने नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी एंटी पाकिस्तान तो मैं फिर भी इन लोगों को नहीं कहूंगा, लेकिन प्रो पाकिस्तान फिर भी नहीं है। हो गया। मुझे लगता है कि आप कश्मीर की आवाम, मुझे नहीं लगता वो पीछे मुड़ के देखेंगे, या वो कश्मीर जो अभी पिछले कुछ सालों तक नजर आता था वो वापस कश्मीर के लोग देखना चाहते हैं, या ये देश देखना चाहता है। इस देश ने कश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो कश्मीर को आज भी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे कैप्टन साहब? सॉरी कर्नल साहब, छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि अभी 3 दिन पहले एक कश्मीरी सिपाही भारतीय सेना का वो शहीद हो गया, और उसके जनाजे में हजारों कश्मीरियों का हुजूम इकट्ठा हुआ। यही बदला हुआ कश्मीर है। पहले आतंकियों के जनाजों में भीड़ नजर आती थी, आज जवानों के जवान और सलूट मारते हुए वहां पे कश्मीरी आंखें नम करते हुए वहां पे खड़े हुए थे, और भारत के झंडे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर जब निकला तो लोगों ने दुआएं पढ़ी और सलूट लगाए। तो ये फारूक अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लग रहा है।
जी, बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये बदला हुआ कश्मीर अब जो अलगाववादी पार्टियाँ थी, नेता थे, उनको ये रास नहीं आ रहा है। वो वापस अपनी उस घिसी-पिटी हुई राजनीति को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन अब जो आवाम है, जो कश्मीर के लोग हैं, वो अब उससे उबर चुके हैं। किसी को भी वो जलता हुआ, आतंकवाद में डूबा हुआ कश्मीर वापस नहीं चाहिए। कैप्टन साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा। एक बार फिर से नेशनल पर्सपेक्टिव में हमने कश्मीर पे अपनी इस पर्सपेक्टिव की बात की और इसको रखा। आगे भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स को तो हम फिर उसके बाद क्लोज बस करेंगे। व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप इसको एकदम से लाइक करें और एकदम से शेयर करना शुरू कर दें, जिससे कि हमें और जी, जोश आ जाए और हम इन मुद्दों पे खूब और खुलकर बातें करें और डिटेल में बातें करें। और जी, अंबर और बिल्कुल। हमारी ये टीम है और हमारी टीम को जिताना है, ये सब आप लोगों का फर्ज है। ये अभी छोटी सी शुरुआत है और नई शुरुआत है। आप सब लोग थोड़ा समर्थन देंगे, प्यार देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे मुद्दों पर इसी तरह से बात करेंगे जो देश हित में है। और इसी तरह आप सब हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।